नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको माल न्यूट्रिशन, जिसको हम कहते हैं कुपोषण, समझ गए हो कुपोषण का अर्थ? जिसका पोषण कु मतलब अच्छा नहीं होता है, जिसका पोषण अच्छा नहीं हो, उसके बारे में आज मैं आपको चर्चा करूंगी कि माल न्यूट्रिशन क्या है गुड न्यूट्रिशन और क्या है माल न्यूट्रिशन। पोषण की मुख्य दो स्थितियां होती हैं। न्यूट्रिशन की मुख्य दो स्थितियां हैं, एक है आपका गुड न्यूट्रिशन और दूसरा है आपका माल न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन जिसको आप बोलोगे सुपोषण, मतलब अच्छा पोषण। अच्छा पोषण किसको? जिसको अच्छा खाना भी मिल रहा है, जिसका डाइजेस्टिव ऑर्गन्स सही तरीके से काम कर रहे हैं, जिनका डाइजेशन ठीक प्रकार से हो रहा है और जो खा रहे हैं केवल पच नहीं रहा है बल्कि वो अच्छी तरह से अवशोषित हो रहा है, और अवशोषण केवल नहीं हो रहा है बल्कि उसका चयापचय भी अच्छी तरीके से हो रहा है, मेटाबॉलिज्म भी ठीक प्रकार से हो रहा है, और अंत में कोशिकाओं के द्वारा उनका उपयोग भी भली भांति किया जा रहा है। उसको हम कहते हैं सुपोषण। समझ गए? सुपोषण का मतलब क्या है? जिनके बॉडी में, जिनके खाने में सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हैं और संतुलित मात्रा में है, ना तो ज़्यादा मात्रा में है और ना ही कम मात्रा में है, और वे अच्छी तरह से खा लेते हैं, पचा लेते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है अच्छी तरीके से, चयापचय हो जाता है और कोशिकाओं के द्वारा उनका उपयोग में लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं सुपोषण। तो सुपोषण की स्थिति में क्या होता है? व्यक्ति का बॉडी वेट बढ़िया रहेगा, हाइट भी अच्छी होगी, दांतों की संरचना भी बढ़िया होगा, आंखों की चमक भी अच्छी होगी, जो बाल हैं वो भी अच्छे होंगे, मतलब सब तरह से, हर तरीके से व्यक्ति देखने में सुंदर रहेगा, स्वस्थ रहेगा और उसमें फुर्ती भी रहेगी। तो ये है आपके सुपोषण। अब हम देखते हैं कुपोषण, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। हम भारतीयों के खाना में दोनों ही वर्ग के लोग, चाहे पैसे वाले हैं या निर्धन परिवार के हैं, दोनों ही लोग आज कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। और जो डेवलपिंग कंट्री है, जो विकसित राष्ट्र है, उसमें अति पोषण, ओवर न्यूट्रिशन, अति पोषण जिसको हम कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन, इसके कारण वहाँ के लोग पीड़ित हैं। और जो डेवलपिंग कंट्री है और अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जो विकसित राष्ट्र है और विकासशील राष्ट्र है, वहाँ के लोग अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण के कारण कुपोषण के शिकार हैं। तो स्थितियाँ दोनों ही पूरे संपूर्ण विश्व के लिए एक चुनौती बना हुआ है। माल न्यूट्रिशन, जहां ओवर न्यूट्रिशन के कारण, जहां अति पोषण के कारण, अति पोषण कब होता है? जब कोई भी तत्व, पोषक तत्व कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, ये 5 मुख्य है। छठा होता है जल। तो अगर उसकी मात्रा निरंतर ज़्यादा लिया जाए, चाहे वो कैलोरी लिया जाए ज़्यादा डेली के रूप में, या फैट ज़्यादा कंज्यूम किया जाए, या विटामिन ज़्यादा कंज्यूम किया जाए, या खनिज लवण कंज्यूम किया जाए, या प्रोटीन कंज्यूम किया जाए, तो आगे चल करके यही कुपोषण बनाता है। ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसको हम कहते हैं अति पोषण के कारण हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, कुपोषण कहलाता है। जिसमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं ओवर न्यूट्रिशन के कारण? एक देखिए, आपका यकृत, लीवर खराब हो सकता है, लीवर में सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है, क्योंकि आपको पहले भी वीडियो मैंने बताया था, लीवर आपका स्टोरेज हाउस ऑफ द बॉडी है, भंडार गृह है, जिसमें सभी प्रकार के विटामिन्स यहाँ संग्रह करके रखे जाते हैं। ग्लाइकोजन यहाँ संग्रह होता है, अमीनो अम्ल का भी यहाँ संग्रह होता है। और जब ज़्यादा लीवर को संग्रह करना पड़ता है, आप रोज रोज बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं,
तो क्या होगा, जितनी ज़रूरत है उतनी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। और एक्स्ट्रा लीवर का ही काम है कि वो ग्लाइकोजन को अपने पास संग्रहित करता है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, थोड़ा रिलेट करती हूँ। पेनक्रियास से जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। लेकिन अब लीवर की तो अपनी एक औकात है, कितनी देर तक लीवर अपनी संग्रह करके रखेगा, नहीं रख पाएगा ना ज़्यादा देर तक। तो लीवर ओवर न्यूट्रिशन के कारण आपका हिपैटिक सेल्स, लीवर की जो कोशिकाएं हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, निर्बल हो जाती हैं। फिर ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ आप खाते हो, कहते हो हम प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, दूध हम बहुत अधिक मात्रा में पी रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, आप सब खाओ, मना ही नहीं है, लेकिन एक बैलेंस संतुलित मात्रा में खाइए। ज़्यादा खाते हैं तो किडनी को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। मान लो आपने दूध पिया, तो दूध जो पिया तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है दूध में होता है प्रोटीन, अब प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होता है अमीनो अम्ल। तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। आपके जितने भी एक्स्ट्रा आप चीज़ लेते हैं तो किडनी को बार बार आपके मूत्र क्षरण प्रक्रिया के दौरान इसका जो लोड है किडनी का बढ़ जाता है, तो किडनी डिजीज हो जाएगा। इसी तरह से हार्ट डिजीज हो जाएगा ओवर न्यूट्रिशन के कारण, क्योंकि फैट है, फैट कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा, धमनियों में, सिराओं में जाकर के ये छोटे है ना, स्क्लेरोसिस की तरह जमा हो जाएगा। ये जैसे मान लो कि दीवारें हैं आपकी धमनियों की, यहाँ जाकर के ये जमने लगेगा कोलेस्ट्रॉल, और फिर ये धमनियों की दीवारों को सकरा कर देगा, पतला कर देगा। तो आप फैट भी ज़्यादा खाओगे तो नुकसानदायी, घी ज़्यादा खाओगे तो नुकसानदायी, तो हार्ट पर इसका इफेक्ट पड़ता है। और अब ज़्यादा कुछ खाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, आपका मोटापा बढ़ता है। और जो मोटापा बढ़ता है तो केवल मोटापा ही नहीं बढ़ता है, बल्कि मोटापा से रिलेटेड सारी डिजीज, मोटापा कोई बीमारी नहीं है स्वयं में, लेकिन अनेक बीमारियों को जन्मदात्री है। ये महान काम करती है ओबेसिटी, मोटापा। ये क्या करती है, ये लीवर को भी खराब करेगी, ये किडनी को भी खराब करेगी, ये हाई ब्लड प्रेशर भी करेगी। तो ये कई सारे बीमारियां जो मोटापे के कारण उत्पन्न होते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर, कोई भी, मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादा मात्रा में अगर आप नमक का उपयोग करते हो, वो भी आपका खनिज लवण है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, कहते हैं विटामिन ए, विटामिन डी हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए नितांत जरूरी है, लेकिन कितनी मात्रा में, निर्धारित मात्रा में। उससे अगर ज़्यादा होगा तो चूंकि ये जल में घुलनशील नहीं है, तो पेशाब और के माध्यम से बाहर निकलेगा नहीं, ये कहाँ जमा हो जाएगा, आपकी बॉडी में ही जमा हो जाएगा, लीवर में ही जमा हो जाएगा, तो ये लीवर को भी डैमेज करेगा। तो इस तरह से देखा, जो ओवर न्यूट्रिशन है वो हमारे किसी काम का नहीं है। ओवर न्यूट्रिशन हमारे किसी भी मतलब का नहीं है ओवर न्यूट्रिशन। तो हमें इसके कारण भी कई सारे बीमारियां जो हमने अभी आपको बताए हो रहा है। अब दूसरा देखते हैं हमारा अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन, अगर पोषक तत्व हमारे भोजन में निरंतर कम मात्रा में कंज्यूम किया जा रहा है, अल्प मात्रा में लिया जा रहा है, तो वो होता है अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण। और अल्प पोषण के कारण भी कुपोषण हो जाता है। और कौन कौन से होगा, जैसे मान लो पर्याप्त मात्रा में कैलोरी नहीं लिया, ऊर्जा उत्पादन करने वाले भोजन नहीं लिया, तो हमारा शरीर दुबला हो जाएगा, हम अंडरवेट हो जाएंगे। जहां हमने ज़्यादा कैलोरी लेकर के ओवरवेट हुए थे, इसका उल्टा ठीक हमारा वजन कम हो जाएगा, अंडरवेट हो जाएंगे। और अंडरवेट जब हो जाएंगे तो उससे रिलेटेड, जैसे ओवरवेट से रिलेटेड बीमारियां थी, वैसे अंडरवेट से रिलेटेड भी बीमारियां हो जाएंगी। समझ आ गई बात? तो देखिए, अंडरवेट के कारण आपको कई सारे बीमारियां हो जाएंगी। और अंडर न्यूट्रिशन के कारण अगर आहार में कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम की मात्रा कम है, तो क्या होगा, वृद्धजन जिनकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल है, जो वृद्धजन हैं, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। कैल्शियम और विटामिन डी अगर उनके आहार में नहीं मिला तो, जहाँ ज़्यादा मिला था वो नुकसान था, और जहाँ कम मिला तो ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धजन को हो जाता है, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। इसीलिए आप सुनते होंगे कि मेरी दादी, मेरी नानी या मेरी माँ बाथरूम में गिर गई, या थोड़ी सी गिर गई, पलंग से गिर गई, चलते चलते गिर गई, तो उनकी हड्डियां टूट गई, उनकी कुहने टूट गए, उनके कमर टूट गई, और बड़ी देरी से जुड़ती हैं, क्योंकि इस स्थिति में, इस अवस्था में कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन कम होता है। तो मैं आगे बताऊंगी। तो क्या होगा,
एक तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, और अगर कैल्शियम की कमी रह गई तो प्रेग्नेंट मदर है, जो गर्भवती माता है, उनको ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाएगा। ऑस्टियोमेलेसिया क्या हो जाएगा उनको? ऑस्टियोमेलेसिया ये रोग हो जाएगा उनको, मतलब उनकी भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, वो झुक जाएंगे आगे की तरफ। और आप सब जानते हो, अगर आहार में विटामिन सी की निरंतर कमी रही तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। स्कर्वी रोग कौन सी? त्वचा संबंधी रोग हो जाएगा, जिसका डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगी, जब एक एक करके मैं विटामिनों के बारे में बताऊंगी तब स्कर्वी हो जाएगा। अगर विटामिन B1 की कमी रही, जिसको हम थायमीन कहते हैं, जो आपके अनाज में, मूंगफली में, ईस्ट में मिलता है प्रचुर मात्रा में, अगर उसकी कमी होगी विटामिन B1 की, तो बेरी नामक रोग हो जाएगा। अगर आहार में आयोडीन की कमी रही तो ग्वाइटर रोग हो जाएगा, जिसको हम घेंघा रोग कहते हैं। और अगर ये आयोडीन की कमी प्रेग्नेंट मदर को हुई, उनके आहार में आयोडीन नहीं रहा, तो उससे जो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह भी मानसिक रूप से कमजोर पैदा होगा। उसके जो नर्व डेवलप होना चाहिए, नर्वस सिस्टम डेवलप होना चाहिए, वो उसमें बाधित होता है, तो मानसिक और शारीरिक विकास दोनों ही रुकता है। गर्भवती माता को इसलिए आयोडीन युक्त नमक लेना नितांत आवश्यक है। वो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उसको अपने पेट के भीतर जो उसके बच्चे पल रहे हैं उसके लिए भी। इसके बाद अंडर न्यूट्रिशन में अगर आयरन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। लौह तत्व की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा। विटामिन B6 की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा। विटामिन B12 की कमी हो जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया एक बड़ा चैप्टर है, जब मैं रक्त अल्पता पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। हमारे भारत में अधिकांश गर्भवती माता एनीमिया से पीड़ित हैं। उनके रक्त में RBC और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और ये अगर उनके भोजन में पोषक तत्वों की खास करके कमी होती है। यहाँ हम अंडर न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। और विटामिन D की अगर कमी हो जाती है छोटे बालकों में तो उसको रिकेट्स हो जाता है ना। रिकेट्स होगा, उनकी जो हड्डियां हैं, है ना, उनके टांगों की हड्डियां हैं, वो बो शेप्ड होगा, मतलब धनुष के आकार का हो जाता है। रिकेट्स का एक ये पहचान है। इसके बाद पेलाग्रा रोग हो जाता है, मेरास्मस हो जाता है। मेरास्मस प्रोटीन की कमी से, ब्लाइंडनेस विटामिन A की कमी से। तो ये चीज जो मैंने आपको बताया वो सारे रोग अंडर न्यूट्रिशन के कारण होते हैं। अब आपने देखा कि हमारा जो ओवर न्यूट्रिशन है, अगर हम किसी तत्व को, ज़्यादा पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं तो उससे संबंधित हमें बीमारी हो जाती है, और अगर हम कम ग्रहण करते हैं तो भी हमें बीमारी हो जाती है। तो आपने देखा अंडर न्यूट्रिशन। अब ये देखते हैं हम कि अंडर न्यूट्रिशन होता क्यों है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता रही हूँ जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर बालकों में एक खास करके जो दिखाई पड़ता है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नितांत आवश्यक है, चाहे आप TGT की परीक्षा दे रहे हैं या टेट दे रहे हैं या PGT का दे रहे हैं, अथवा कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, नेट का परीक्षा दे रहे हैं, तो आपसे ये पूछा जाता है PEM और EM। PM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और EM जो होता है एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, कैलोरी के कारण। तो जो एनर्जी के कारण माल न्यूट्रिशन होता है, अगर बालक के आहार में एनर्जी पर्याप्त मात्रा में है, उसको आप अच्छी तरह से खाना दे रहे हैं, लेकिन उनके भोजन में ऊर्जा तो पर्याप्त मात्रा में है, मगर प्रोटीन नहीं है, उसके आहार में प्रोटीन की कमी है। खास करके निर्धन माताएं जो गरीब होती हैं, अपने बालक को चावल खिला देंगी, चावल की हलवा खिला देती हैं, खीर खिला देती हैं, लेकिन प्रोटीन जो दूध है, दही है,
मांस है, अंडा है, मछली है, वो नहीं दे पाती हैं। तो क्या हो जाएगा ऐसी स्थिति में? ऊर्जा तो बालक को मिल रहा है, लेकिन बालक के भोजन में प्रोटीन नहीं मिल रहा है, प्रोटीन नहीं मिल रहा है। तब उसके कारण बालक को क्वाशियरकोर नामक रोग हो जाता है। और अगर उनके आहार में प्रोटीन और एनर्जी दोनों ही नहीं है, तब क्या हो जाएगा? सूखा रोग हो जाएगा, जिसको हम मैरास्मस कहते हैं। और जो मैरास्मस है, इसके और क्वाशियरकोर के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण होंगे अंडर न्यूट्रिशन के? एक तो गरीबी, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। वो जानते तो हैं कि हमें खाना है भरपेट, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, लेकिन पैसा नहीं है, बेरोजगारी इतने ज़्यादा है, तो उसके कारण नहीं कर पाते। दूसरा अज्ञानता, लोगों के पास मान लो कि जानकारी है, पैसा भी है, लेकिन वो अज्ञानता बस न्यूट्रिशियस फूड नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है उनके नहीं ग्रहण करने के, अज्ञानता। जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं पालक नहीं खाना चाहिए, तो कोई कहता है कि नहीं कद्दू मत खाओ, कोई कहेगा चुकंदर मत खाओ, कोई कहेगा अंडा मत खाओ। तो इस तरह की जो चीज़ होती है अज्ञानता, इलिटरेसी के कारण भी कई सारे हो जाते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ आपको क्वाशियरकोर आपका मैरास्मस के बारे में कि क्या है और किसको होता है और क्या लक्षण है उसके। तब तक के लिए हमें जाने की इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्वाशियरकोर और मैरास्मस के साथ। नमस्कार।